हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जितने विद्यार्थी क्लास 10th में है और 2024 में हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है देखने वाले हैं। यानी आपका जो पूरा पूरा पेपर किस तरीके से आने वाले हैं, कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उन सभी विषय के बारे में हम इस वीडियो में जो है चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो चलिए इस वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले आपका जो है 20 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप सभी को ये बात पता होगी। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 20 एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, यानी आपके बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, क्या कह रहा है कि चंद्रकांता संतति किसकी रचना है। यानी ये एक रचना है जिसका नाम है क्या, चंद्रकांता संतति। और ये पूछ रहा है किसकी रचना है, कि ऑप्शन नंबर आपके ए में दिए गए हैं यहाँ पर देवकी नंदन खत्री, ये पहले ऑप्शन में दिया गया है। और ऑप्शन नंबर अगर बी की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है धर्मवीर भारती दिया गया है। ऑप्शन नंबर अगर सी की बात करें तो यहाँ पर दिया गया लल्लू लाल दिया गया है। और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, तो किशोरी लाल गोस्वामी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए देखिए चंद्रकांता संतति जो रचना है, इसके रचनाकार माने जाते हैं देवकी नंदन खत्री। और इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी यहाँ पर आप लगा सकते हो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि त्रिवेणी किसकी रचना है। ये रचना वैसे काफ़ी प्रसिद्ध है, यानी जिस जो है लेखक का ये रचना है, ये काफ़ी प्रसिद्ध है वो लेखक, यानी उनका रचना या फिर उनसे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर समझने की पूरा कोशिश कीजिएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, यहाँ पर कह रहा है कि त्रिवेणी किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है महादेव वर्मा। ऑप्शन नंबर अगर बी की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है जयशंकर प्रसाद। और सी की अगर बात करें तो यहाँ पर दिया गया है प्रेमचंद्र। और डी में अगर बात करें तो यहाँ पर दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल दिया गया है। ये आपका ऑप्शन है। ठीक है, क्या दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए त्रिवेणी जो रचना है, ये आपके जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रचा गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है ये रचना माना जाता है, यानी VIMP ये रचना आप इसको कह सकते हो। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर तीसरे को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। और क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या बोल रहा है, कह रहा कि क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विधा की रचना है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो एक रचना है जिसका नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं, पूछ रहा है कि यह किस विधा की रचना है, यानी विधा कौन सी है इसकी। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आत्मकथा। ऑप्शन नंबर अगर बी की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है जीवनी दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी में अगर बात करें तो यहाँ पर दिया गया है संस्मरण। और ऑप्शन नंबर डी की अगर बात करें तो यहाँ पर दिया गया है कहानी दिया गया है मेरे भाई। ठीक है, तो देखिए क्या भूलूं क्या याद करूं, ये एक आत्मकथा की मतलब आत्मकथा विधा की रचना है, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये रचना है भाई। तो इस जो है रचना पे आप क्या करेंगे, VIMP क्वेश्चन लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी MCQ क्वेश्चन होंगे सभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे आपके मतलब कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 को, यानी 4 को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन में कह क्या रहा है, कह रहा है कामायनी किस विधा की रचना है, यानी कामायनी जो रचना है वो किस विधा की रचना है। सेम जैसे यहाँ पर विधा पूछा था वैसे ही यहाँ पर पूछा है। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सबसे पहली बात आप लोग ये सुन लीजिए कि वीडियो पर कमेंट जरूर किया करें। ठीक है, यानी कि जो भी यहाँ पर वीडियो में बोला जाए आप उतना थोड़ा सा कर सकते हो। जैसे कि आपकी कमेंट बॉक्स में मैं पहले आप लोग ये बताइएगा कि ये जो कमायनी है इसके लेखक का नाम बताइए। ठीक है, इसका जो जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और कमेंट जरूर किया कीजिए आप लोग, क्योंकि उससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है थोड़ा सा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में हमसे पूछा था कामायनी किस विधा की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है नाटक। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है यहाँ पर जीवनी। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है महाकाव्य। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, खंड काव्य। ये आपका जो है ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए कामायनी जो रचना है ये एक प्रकार का महाकाव्य है, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई, यानी
VIMP यानी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे आप लोग मान सकते हो। और मैंने आपसे क्या पूछा, कामायनी किसकी रचना है, इसका जो जवाब देना है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आप लोग जवाब देंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 यानी 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि अष्टछाप के कवि नहीं है। तो नहीं को आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं, यहाँ से तो पढ़ के बहुत अच्छे से जाते हैं, लेकिन जैसे एग्जाम में जाते हैं वो नहीं को, मतलब कि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नहीं वाले होते हैं और वो टिक कर देते हैं सही वाला, ठीक है। समझ रहे हैं इस बात को। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अष्टछाप के कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है नंददास, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सूरदास, ऑप्शन नंबर अगर सी की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है छीत स्वामी दिया गया है, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, तो भिखारी दास दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अष्टछाप के जो कवि नहीं है वो हो जाएंगे आपके, कौन से हो जाएंगे भाई, तो हो जाएंगे आपके सूरदास हो जाएंगे, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, सूरदास। सूरदास ये क्या है, ये आपके जो है ये अष्टछाप के कवि के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखिए सूरदास यहाँ पर नहीं होंगे, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है अगर आप ध्यान से समझे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है अष्टछाप के कवि नहीं है, तो देखिए सूरदास जो है, नंददास भी हैं और छीत स्वामी है, लेकिन अगर हम बात करें भिखारी दास को, तो ये जो है अष्टछाप के कवियों में नहीं आते हैं। तो ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा सा अच्छे से नोट करिएगा और इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पॉइंट ऑफ मतलब कि स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन पे, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन थोड़ा से घुमा देने वाले होते हैं, दिखते बहुत सिंपल है लेकिन आप अगर उन्हें करने जाओगे तो थोड़ा-सा वहाँ पे गलती होने की संभावना बनी रहती है, ठीक है? तो चलिए समझते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है? कह रहा है परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए में देगा सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्सेन, अज्ञेय। ये जो शॉर्टकट में लिखा है ये इनका नाम है। ये स से हो जाएगा सच्चिदानंद और इससे हो जाएगा हीरानंद, वात्स्यन और अज्ञेय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर बी की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है रामधारी सिंह दिनकर दिया गया है। ऑप्शन नंबर अगर सी की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है नगेंद्र दिया गया है, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, तो जयशंकर प्रसाद दिया गया है मेरे भाई, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कह रहा कि परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक का नाम क्या है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी यानी रामधारी सिंह दिनकर जी जो है वो आपके परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक हैं, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को बोल सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा ज्यादा केयरफुली तरीके से आप लोग पढ़ने की कोशिश किया कीजिए, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है। यानी कला और बूढ़ा चांद जो रचना है, इसके जो रचनाकार हैं उनका आपको नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सुमित्रा नंदन पंत दिया गया है, आप जानते होंगे, ठीक है, जिसे हम लोग प्रकृति का सुकुमार भी कहते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर अगर सी की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया, तो महादेवी वर्मा दिया गया है मेरे भाई। तो ये आपका क्वेश्चन काफी बढ़िया क्वेश्चन है और ये महत्वपूर्ण भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, VIMP क्वेश्चन डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं, VIMP क्वेश्चन जो है इससे हम बोल सकते हैं। तो देखिए कला और बूढ़ा चांद जो रचना है, ये आपका जो है ये क्या नाम है इनका, सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा रचा गया है। इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है यहाँ पर, कह रहा है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया प्रिय प्रवास, ऑप्शन नंबर अगर बी की बात करें तो यहाँ पर दिया गया पृथ्वीराज रासु रासु, ठीक है, पृथ्वीराज रासु दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया पद्मावत, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, तो कामायनी दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य, तो हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है वो है पृथ्वीराज रासो, जो कि चंदर बरदाई के द्वारा रचा गया है, ठीक है। और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस पे आप लोग स्टार लगा सकते हैं बिल्कुल आसानी तरीके से। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि मेरी तिब्बत यात्रा किसकी रचना है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि मोस्ट, यहाँ पे लिख दीजिए इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट है।
तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है महादेव वर्मा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है राहुल सांकृत्यायन, ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है रामचंद्र शुक्ल दिया गया है। तो मेरी तिब्बत यात्रा जो है वो राहुल सांकृत्यायन की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझने की पूरा कोशिश कीजिए। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि पथ के साथी किस विधा की रचना है। तो कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि पथ के साथी किसकी रचना है। यहाँ पर तो विधा पूछा है और आपको ये बताना है कि ये रचना है वो किस की है, यानी किस लेखक की है रचना। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था पद के साथ ही जो है किस विधा की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है संस्मरण दिया गया है, ऑप्शन नंबर अगर बी की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है आत्मकथा दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है रेखाचित्र, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है तो नाटक दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर पथ के साथ ही जो रचना है ये एक संस्मरण विधा की रचना है, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि VIMP, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11वें को। तो क्वेश्चन नंबर 11 अगर बात करें तो यहाँ पर दिया गया है, तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की रचना की है, यानी श्री रामचरितमानस को जो रचना इनका है, प्रसिद्ध रचना है, उसको इन्होंने रचा है, लेकिन किस भाषा में रचा है। ऑप्शन नंबर अगर ए की बात करें तो यहाँ पर दिया गया ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर अगर बी की बात करें तो यहाँ पर दिया गया भोजपुरी में, ऑप्शन नंबर अगर सी की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है अवधी में, और ऑप्शन नंबर डी की अगर बात करें तो यहाँ पर दिया गया है किसमें, खड़ी बोली में दिया गया है। ठीक है, तो देखिए तुलसीदास ने जो है श्री रामचरितमानस को जो है अवधी भाषा में जो है रचा है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आप सभी को पता भी होगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12 की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि द्विवेदी युग के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, मैथिली शरण जिसे बोलते हैं, गुप्त भी इनका पूरा नाम मैथिली शरण गुप्त है। और ऑप्शन नंबर अगर बी की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर अगर सी की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है महादेव वर्मा, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है रामधारी सिंह दिनकर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए द्विवेदी युग के कवि आपसे पूछा गया है, यानी द्विवेदी युग के कवि कौन है, तो जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मैथिली गुप्त जो है द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, कह रहा है सोरठा के द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में कितने कितने मात्राएं होती हैं। ठीक है, क्या पूछ रहा है, सोरठा के दूसरे एवं चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 11 11, ऑप्शन नंबर बी की अगर बात करें तो 16 16, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 13 13, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है 24 24 दिया गया है। तो देखिए सोरठा के द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में क्या होते हैं, 13 13 मात्राएं होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने अलंकार रोला सोरठा ये सब पढ़ा होगा तो आसान तरीके से यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। तो चलिए समझते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर चौथा, सॉरी 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया, बहुत सरल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका जो है उपसर्ग से लिया गया है। आई होप आप सभी की उपसर्ग के बारे में आपको पता होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि परिपूर्ण में कौन सा उपसर्ग है, यानी परिपूर्ण एक शब्द है, उसमें कौन सा उपसर्ग है, यही आपको बताना होगा। ऑप्शन नंबर ए की अगर बात करें तो यहाँ पर दिया गया है परि दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है पूर्ण दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है अभी दिया गया है, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है तो अति दिया गया है। ठीक है, तो देखिए परिपूर्ण में मैंने बताया था आपको कि प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, आदि में जुड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक शब्द है पूर्ण, उसके आगे लगा है परि, तो इसमें क्या हो जाएगा, परि ही आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, क्योंकि उपसर्ग आगे लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। अगर क्वेश्चन नंबर 15 को अगर ध्यान से आप लोग देखोगे तो यहाँ पर लिखा क्या है, लिखाई में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, यानी लिखाई में कौन सा प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ता प्रत्यय। ठीक है, ऑप्शन नंबर अगर बी की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है बड़ी की प्रत्यय, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है आई, और यहाँ पर दिया गया है डी में ई दिया गया है। तो देखिए अब यहाँ पर प्रत्यय पूछा गया है, प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं। ठीक है, पीछे जुड़ते हैं, आप इस बात को आप लोग समझिएगा। तो लिखाई में कौन सा प्रत्यय है, तो आई प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है, कह रहा है कि भीमार्जुन, भीमार्जुन में कौन सा समास है, यानी भीमार्जुन एक शब्द है, इसमें पूछ रहा है कौन सा समास आपका है।
इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है द्विगु समास, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है कर्मधारय समास, अगर ऑप्शन नंबर डी में आ जाए तो यहाँ पर दिया गया है अव्ययीभाव समास। और ये वाले क्वेश्चन जो है 100% आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन, यानी समास से, प्रत्यय से, उपसर्ग से, ये मतलब फिक्स वाले क्वेश्चन है। तो अगर मतलब कोई हमारा भाई जो है अभी कम पढ़ाई किया है या फिर उससे अभी कुछ भी नहीं पता हिंदी में, तो इतना अगर वो पढ़ लेगा तो हिंदी में एटलीस्ट मतलब पास मार्क का तो क्रॉस ही कर ले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर लिखा है भीमार्जुन। क्या आपको यहाँ पर ये नहीं लग रहा कि यहाँ पर बोल रहा है भीम और अर्जुन? ठीक है, क्या बोल रहा है? भीम और अर्जुन। तो जब भी भीम और अर्जुन हो जाएगा तो यहाँ पर कौन सा समास आपका हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। जब भी और लगता है तो यहाँ पर आ जाता है द्वंद्व समास में। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है? कह रहा है कि हल्दी का तत्सम रूप है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है पर्यंक, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया पुरुषार्थ, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया परीक्षा, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है हरिद्रा। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा हल्दी का जो तत्सम होता है वो क्या होता है? हरिद्रा होता है। और ये हरिद्रा वाला जो क्वेश्चन है, यानी कि ये वाला जो तत्सम है, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट में नाम यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, क्या देख सकते हो? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 18 को। यहाँ पर देख सकते हैं ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है? कह रहा है वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है विपिन, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है आलोक, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है विटप, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है देवता दिया गया है। ठीक है, तो देखिए वृक्ष का जो पर्यायवाची होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विटप होते हैं, विटप हो जाएगा, क्योंकि होते तो बहुत सारे पर्यायवाची हैं। अब हमें ऑप्शन के हिसाब से चलना होगा। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 की, जो कि अलंकार से क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि चरण कमल बंदव हरिराई में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए में अगर बात करें तो यहाँ पर दिया गया है उपमा अलंकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर अगर बी की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है क्या? यमक अलंकार, और ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है रूपक अलंकार, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कौन सा अलंकार? तो उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो देखिए चरण कमल बंधव हरिराई में क्या है? रूपक अलंकार है। आप सभी को पढ़ते ही यहाँ पर इसका आंसर पता चल गया होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये दिया गया है आपका लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुविकल्पी वाला था, यानी लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग गद्यांश, पद्यांश और श्लोक ये सब के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया निर्वेद, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया उत्साह, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया यहाँ पर हास दिया गया है, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है? तो शोक दिया गया है। तो देखिए शांत रस का जो स्थायी भाव होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निर्वेद बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था, यानी कि स्थायी भाव से क्वेश्चन अगर आएगा तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए ये तो हो गए हमारे एमसीक्यू के क्वेश्चन। अब हम लोग बात करने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपका जो है ये तो सब पेपर ओएमआर शीट पे देना पड़ेगा। अब जो हम बताने वाले हैं उसको आपको लिखना होगा, यानी वो लिखित पेपर होगा, 50 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लिखा गया है महत्वपूर्ण गद्यांश। आप सभी को पता होगा कि गद्यांश 6 नंबर का आता है, जो कि अच्छा नंबर है। और गद्यांश में आपको पढ़ना कौन कौन सा है, पिछली वाले वीडियो में हमने ये बताया था आपको कि गद्यांश आपको कौन कौन सा पढ़ना है। आई होप आप सभी ने वो गद्यांश को पढ़ा है। तो आज की वीडियो में यहाँ पर आज का गद्यांश कौन सा है? आज हम इस डॉट 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 कायम रखे हुए हैं और रखेगा, ये है आपका पहला गद्यांश। दूसरा आपका जो गद्यांश है, और ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी इम्पोर्टेंट बोल सकते हो, बढ़िया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है भाई ये वाला गद्यांश। तो है क्या? कह रहा कि विश्वास पात्र मित्र डॉट 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 अंधा बना रही है। ये वाला जो गद्यांश है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में 90% चांसेस ये वाला गद्यांश आने की संभावना व्यक्त किया जा सकता है। तो आप अब चलते हैं यहाँ पर तीसरे नंबर पे जो दिया गया है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग VIMP में ले लेते हैं, यानी ये जो है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर लिखा है क्या? हे भगवान तब के लिए डॉट 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 को अंधा बना रही है, ये दिया गया है। ठीक है, तो ये तीन आपके जो गद्यांश
गद्यांश के हैं क्वेश्चन जो कि 6 नंबर के आने वाले हैं। तो इन तीनों गद्यांश को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, बिल्कुल समझ के पढ़िएगा, ताकि आपका जो 6 नंबर है यहाँ से बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। अब हम लोग बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण पद्यांश के बारे में। आप सभी को पता होगा गद्यांश भी 6 नंबर का आता है, तो पद्यांश भी 6 नंबर का आता है, जो कि दोनों अच्छे नंबर के हैं। तो पहला जो हमारा पद्यांश है, जो कि मैंने पिछली वाले वीडियो में जरूर बताया होगा आपको, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो पहला गद्यांश है हमारा, मतलब पद्यांश है, चरण कमल डॉट 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 बंदोती पाई। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि 100% मान लो भाई, ये आने के फुल चांसेस रहेंगे। ऑप्शन नंबर, ओ सॉरी, ऑप्शन नंबर नहीं, यहाँ पे दिया गया दूसरा पद्यांश कह रहा है उद्धव मोहि डॉट 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 हित जतु तात। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 90% आप लिख के ले लो। ये आने के ये दोनों जो है एक ही लेखक के हैं, जो मतलब इसको भी लिखा है और इसको, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरे नंबर पे अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा है बढ़त बढ़त डॉट 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 समूल कुमिला। ये भी आपका महत्वपूर्ण है, मतलब उतना महत्वपूर्ण नहीं है, 110% नहीं ले सकते हैं, लेकिन बाई चांस कभी कभी आपको देखने को मिल सकता है। और ये चौथा जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं इसको। और ये काफ़ी खतरनाक है, कह रहा है कि बुरे बुराई जो जताए, ठीक है, डॉट 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 लोक उत्पात। ये वाला भी पद्यांश आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो तो 6 6 12 नंबर यहाँ से आपके कंप्लीट हो जाए, क्योंकि गद्यांश गद्यांश से भी हम लोगों ने बात किया है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है क्या, संस्कृत गद्यांश। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे गद्यांश और पद्यांश तो ये तो आता ही है, लेकिन संस्कृत में भी गद्यांश और पद्यांश हमें देखने को मिलता है। और ये कितने नंबर का रहता है, तो ये 5 नंबर का रहता है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर है, ये मतलब काफ़ी अच्छा नंबर इसे आप मान सकते हो। तो पहला जो आपका गद्यांश है वो है क्या, वाराणसी सुविख्याता डॉट 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 इयम बंधु, ठीक है, प्रशंसति। ये जो गद्यांश है ये 100% भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है वाराणसी सुविख्याता, यानी वाराणसी पाठ से, ठीक है। दूसरे नंबर पे दिया गया है ऐसा नगरी। ये दोनों जो है एक ही पाठ से लिए गए हैं, ऐसा नगरी डॉट 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 भाषायाम करित है। ये दोनों जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को जरूर पढ़ के जाना है। आप सभी को पता होगा आज, मतलब कल जो है जब ये वीडियो अपलोड होगा, ये 21 तारीख को वीडियो आपका जो है अपलोड हो जाएगा, तो वो आपका लास्ट दिन रहेगा, मतलब कि पढ़ने का। उसके बाद अगले दिन आपका पेपर होना है, तो आप लोग पूरा कंप्लीट पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और जो तीसरा आपका जो गद्यांश है वो क्या है, अस्मारकम संस्कृति सदा डॉट डॉट दृढ़ता चेती। ये आपका जो है तीसरा महत्वपूर्ण गद्यांश है। अगला है हमारा चौथा नंबर, कह रहा है कि इयम नगरी विविध धर्माणाम, ठीक है, डॉट 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 परिपालयिता। ये आपका जो है चौथा नंबर का जो महत्वपूर्ण अगर गद्यांश की बात करें तो ये चार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण गद्यांश है। आई होप आप सभी लोग इन सभी गद्यांश को अच्छे से पढ़ के एग्जाम में जाएंगे, ताकि आपका यहाँ से 5 नंबर छूटने ना पाए। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं संस्कृत में गद्यांश के अलावा संस्कृत में पद्यांश भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जो कि कितने नंबर का होता है, ये भी आपका 5 नंबर का। अगर आप लोगों ने 5 नंबर यहाँ से और 5 नंबर यहाँ से ले लिया तो 10 नंबर यहाँ से और 12 नंबर वहाँ से गद्यांश और पद्यांश में, टोटल मिला के 22 नंबर यहाँ से कंप्लीट आपका होने वाला है। तो देखिए पद्यांश में क्या होता है, इस तरीके का आता है, जैसे सर्वे बंध सुगना डॉट 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 सुखभाग भवेत। ये वाला पढ़ना है, एक ठो आपका पढ़ना है मानव हित्वा प्रियो डॉट 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 हित्वा सुखी भवत, ये दूसरा वाला है। तीसरा नंबर है बंधनम मरणम डॉट डॉट ही वीरता। और ये जो है आपको यहाँ पर मैंने बताया कितने नंबर का, 5 नंबर का आता है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि इस बार हिंदी में आपका जो नंबर होना चाहिए वो 95 प्लस मार्क्स होना चाहिए भाई। कितना होना चाहिए, 95 प्लस मार्क्स होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण श्लोक के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है महत्वपूर्ण श्लोक। श्लोक आप लिखोगे, आपको लिखने के लिए आता है, और कितने नंबर में आता है, 2 नंबर में आता है। तो इन दो श्लोकों में से आप कोई भी दो श्लोक यहाँ पर याद, दोनों श्लोक आप याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। ये दोनों श्लोक में से कोई एक ही श्लोक आपको लिखने के लिए यहाँ पर बोला जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। दोनों काफी सरल है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। पहला क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, ये पहला है। और दूसरे नंबर पे है मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोध हित्वा न शोचति, ठीक है, कामम हित्वा अर्थमान भवति लोभ हित्वा सुखी भवति। तो ये दो आपके जो है श्लोक हैं, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण श्लोक आप मान सकते हो। तो इतना आप लोग अगर लिख दोगे तो आपको यहाँ से 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है, केवल एक ही लिखना है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण यानी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट VVIMP जीवन परिचय, जो कि 100 पॉइंट, मतलब 101% जो है आपके आने के चांसेस यहाँ पर हैं,
ठीक है, यानी चांसेस नहीं बोल सकते, ये गारंटी है, इसको बोलते हैं गारंटी। तो पहले नंबर पे है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। दूसरे नंबर पे है जयशंकर प्रसाद, जो कि ये दोनों बताया ना 100% वन, यानी 101% ये आपके एग्जाम में एकदम फंसने वाले हैं। ये आप लिख के ले लीजिएगा, ठीक है। तो इन दोनों को जो है जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और कितने नंबर में आता है, ये 5 नंबर में आता है, तो काफ़ी अच्छे नंबर में भी आता है। और एक एक दो इनका रचना भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग बात करने हैं वाले हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण कवि का जीवन परिचय। और ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का ही आता है, बहुत अच्छा नंबर है ये भी। और पहले नंबर पे आपका जो आपका यहाँ पर जीवन परिचय है वो सूरदास का है। और दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो यहाँ पर क्या कौन है, महादेव वर्मा। तीसरे नंबर पे है कौन, तुलसीदास है। और तीनों ही आपके यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इतना अगर करते हो अच्छे से तो 5 नंबर यहाँ से आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर लास्ट आपका है महत्वपूर्ण निबंध, जो कि काफ़ी अच्छे नंबर में आता है। तो पहला आपको जो निबंध कंप्लीट करना है वो पर्यावरण प्रदूषण पे कंप्लीट करना है। दूसरा जो कंप्लीट करना है, मतलब आप अगर इसमें से कोई एक कंप्लीट करिए हैं तब भी आपका यहाँ पर काम अच्छा हो जाएगा। तो दूसरे नंबर पे है विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये वाला है। तीसरे नंबर पे दिया गया भ्रष्टाचार एक समस्या। और चौथे नंबर अगर बात करें तो यहाँ पर दिया गया है जनसंख्या वृद्धि के कारण लाभ और हानि। चौथे नंबर पे अगर बात करें यहाँ पर 5वें नंबर पे बेरोजगारी की समस्या। तो ये इन 5 निबंध में से आपको अगर कोई भी निबंध अच्छे से याद है, आप उसे लिख लेते हो, तो काफ़ी नंबर यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी बेहतर। तो इतना आप लोग कंप्लीट कर ले जाओगे तो आपका जो हिंदी में मार्क्स होगा वो 95 प्लस मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो हम लोगों ने आपको, मतलब मैं आपको काफ़ी बेहतर तरीके से समझाने की यहाँ पर पूरी कोशिश किया हूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।